हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू के साथ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन पे जो है साउंड नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है और एक दो क्वेश्चन और छूट गए थे जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। द प्रोसीजर इफ शी हैज़। ये सभी ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि कब वाइफ हकदार नहीं होती है मेंटेनेंस लेने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 125 के अंदर। 125 को हम एक वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो 125 को डिटेल में डिस्कस समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जब बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो कब वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, तो जब वो अडल्ट्री के ऑफेंस के लिए लायबल होती है तब वो जो हस्बैंड है उससे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है और उसकी जो है रीमैरिज नहीं हुई है, या फिर वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, या फिर उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा है किस ग्राउंड पर कि वो उसकी मिस्ट्रेस है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है इसका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कब वाइफ हकदार नहीं होगी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, जब वो सव्य अडल्ट्री के लिए लायबल होगी ऐसे केस में। तो अब डिस्कस करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज अब डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ क्वेश्चन को। ऑन द नॉन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दैट is failure of the prosecution to file a charge sheet within a prescribed period of 19 or 16 days as given in section 167 of CRPC, the procedure is। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 के अनुसार जो समय सीमा दी गई है 90 और 60 दिन की, अगर उस समय सीमा के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है अपनी चार्जशीट को फाइल नहीं करता है, तो ऐसे में क्या अगला स्टेप हो सकता है, इन ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं एक वीडियो में सेक्शन 167 को डिटेल में कवर करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका सेक्शन 167 डिटेल में कवर हो जाए। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, एक्यूज्ड। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। एक्यूज पर्सन इज टू बी डिस्चार्ज अनकंडीशनली, यानी कि बिना किसी कंडीशन के एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, एक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर टू एंड डू फर्निश बेल, यानी कि एक्यूज को 90 दिन और 60 दिन होने के बाद छोड़ दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167, अगर वो बेल को फर्निश कर देता है। थर्ड ऑप्शन है, राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन टू बी रिलीज ऑन बेल एंड कुड बी डिफीटेड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ द चार्ज अंडर एनी सरकमस्टांस। ये चार्ट यहाँ पर लिखा गया है, ये थोड़ा इसको आप चेंज कर लीजिएगा। और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबो। जब हमने सेक्शन 167 सीआरपीसी को डिटेल में पढ़ा था तो हमने आप वहाँ पर डिस्कस किया था कि जब भी कोई अक्यूज्ड जो कि जेल के अंदर है और उसके 60 दिन या 90 दिन हो चुके हैं, 60 दिन के अंदर अगर कोई भी अदर ऑफेंस है, 90 दिन की बात की गई है जहां पर लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी और 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, तो ऐसे में 90 दिन का समय दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल सही है वो है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में बात की गई है उनके पास बेल का तो राइट है ही, साथ ही उसे बेल भी फर्निश करनी होगी, तभी उसको जो है वहाँ से छोड़ा जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ। हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बारगेनिंग इन द कोर्ट ऑफ विच एंड द ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल।
यानी कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन किसके द्वारा लगाई जाएगी इन सभी ऑप्शंस में से? क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, ऑफेंस का जो विक्टिम है उसके द्वारा, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो इसका जवाब होगा नॉन ऑफ द अबव फोर्थ, क्योंकि जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन है वो अक्यूज़ के द्वारा लगाई जाती है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है ताकि आपको याद हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में। पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ। ए वाज acquitted of a charge of voluntary causing grievous hurt by throwing acid on X. As the victim does not support the police about involvement of A in the incident through the previous hurt, यहाँ पर hit लिखा हुआ है, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। hurt by acid was proved X was proved and X seek compensation from the trial court में, यानी कि ए एक व्यक्ति है जिसको एक्विटल कर दिया गया है कोर्ट ने। उसने क्या किया था? एक्स पर एसिड अटैक किया था। अब यहाँ पर एक्स जो है कंपनसेशन के लिए क्लेम करता है कोर्ट से। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार? वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा ताकि क्या पता आपको इसका आंसर मिल जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि क्लेम डिसमिस कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पर एक्यूज को जो है बरी कर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है क्लेम को डिसमिस कर दिया जाएगा क्योंकि विक्टिम हॉस्टाइल था। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है, किस के पास वो जाएगा? वो करेगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, या फिर एक्यूज्ड को डायरेक्ट किया जाएगा कि वो विक्टिम को पे करे कंपनसेशन क्योंकि उसने क्या किया? उस पर एसिड अटैक किया है। तो कौन सा इसका सबसे सही जवाब है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो गाइज अब हम समझते हैं आज की इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। सेक्शन 200 सीआरपीसी को हम कवर करने वाले हैं। सेक्शन 200 सीआरपीसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप पुलिस के पास ना जाकर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हो अपनी एफआईआर फाइल करवाने के लिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो उसी से रिगार्डिंग है हमारी सेक्शन 200 सीआरपीसी की। पहले मैं रीड आउट करता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कहता है सेक्शन 200? ए मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट साहब जो भी ऑफेंस घटित हुआ है उसका कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस का मतलब होता है यानी कि वो अपने माइंड को अप्लाई करेंगे और ऐसा कॉग्निजेंस लिया जाएगा कंप्लेनेंट और विटनेस के ऊपर। एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, ये ओ टी एच है, ओ ए टी एच है, ओथ है ये, यानी कि शपथ लेंगे कौन? कंप्लेनेंट, विटनेस, जो भी वो अपनी आके यहाँ पर गवाही दे रहे हैं, और जो कोई अदर विटनेस अगर वहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है तो उसकी भी गवाही ली जाएगी ताकि कंप्लेंट जो है फाइल की जा सके उसके बाद। और ये सारी चीज़ें रिटर्न डाउन की जाएगी और वहाँ पर विटनेस, कंप्लेनेंट और मजिस्ट्रेट के साइन किए जाएंगे सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में। अब समझते हैं इसके प्रोवाइजियो के बारे में। प्रोवाइजियो को पहले रीड आउट करते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेंट इज़ मेड इन राइटिंग, यानी कि राइटिंग में जब कंप्लेंट बनाई जाती है, द मजिस्ट्रेट नीड नॉट, ये NOT ई नहीं है इसमें, नॉट एग्जामिन इन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, तो वहाँ पर विटनेस को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल नोट है, NOTE नहीं है, NOT है। और ये 2 पॉइंट और दिए गए हैं, ऐसे केसेस में भी जो है कंप्लेंट विटनेस और उसको कंप्लेनेंट को एग्ज़ाम करने की ज़रूरत नहीं होती। ए ऑप्शन क्या कहता है? इफ़ ए पब्लिक सर्वेंट एक्ट, यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपना एक्ट कर रहा है उस केस में भी, या फिर उस ड्यूटी से वो कनेक्टेड है, या मजिस्ट्रेट द्वारा कंप्लेंट बनाई गई है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ़ द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर ट्रायल और इंक्वायरी टू एनी अदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192, यानी कि सेक्शन 192 में मजिस्ट्रेट साहब ने उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसे में भी कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। यही कहा गया है इस प्रोवाइजियो में। अब आगे बढ़ते हैं।
सेकंड प्रोविज़ो में भी यही मेंशन किया गया है कि सेक्शन 192 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब केस को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं या कोई दूसरे मजिस्ट्रेट उस केस को मेकओवर कर लेते हैं, तो ऐसे में विटनेस का दोबारा से ज़रूरी नहीं है री एग्ज़ामिनेशन करवाना। तो आज हमने इस वीडियो में सेक्शंस के साथ साथ एमसीक्यू को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।